हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बॉटनी गर्ल में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 16 एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज सपोज यू आर इन अ डार्क रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन अ रूम एंड कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम, एक्सप्लेन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यही बोल रहा है कि सपोज करिए आप एक अंधेरे रूम में हैं, डार्क रूम में हैं, क्या आप कोई भी ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं अपने रूम के अंदर अगर आप एक डार्क रूम में हैं, पहला है। और सेकंड क्या है, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम, क्या आप जो अपने रूम के बाहर के ऑब्जेक्ट्स है क्या आप उनको देख सकते हैं, एक्सप्लेन करना है आपको। सोल्यूशन इज व्हेन यू आर इन डार्क रूम वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स इन अ रूम। जब हम एक अंधेरे रूम में हैं तो हम अपने आसपास में जो ऑब्जेक्ट्स हैं रूम के अंदर उसको नहीं देख सकते, लेकिन वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम, लेकिन हम जो ऑब्जेक्ट्स हमारे रूम के बाहर हैं हम उनसे देख सकते हैं, क्योंकि रूम के बाहर जो है वो लाइट अवेलेबल है, लाइट है वहाँ पर, और जो रेज होंगी लाइट की वो हमारी आईज में एंटर कर रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट्स। जो रेज है लाइट की वो हमारी आईज में एंटर कर रही हैं, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्शन जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रही है ऑब्जेक्ट पे, फिर उसके बाद वो हमारी आईज में एंटर कर रही है और फिर वो माइंड उसको प्रोसेस, हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करे और वो बता रहे कि वो इमेज कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। व्हाट डज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मीन, द फेलियर ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रेगुलर और डिफ्यूज यानी कि इररेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर और इररेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में बताना है। क्या जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है उसका मतलब ये है कि जो लॉ है रिफ्लेक्शन का उसका फेलियर हो चुका है। तो पहले डिफरेंस देख लेते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की और डिफ्यूज या रेगुलर रिफ्लेक्शन की। तो फर्स्ट क्या है रेगुलर रिफ्लेक्शन का, ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल। जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो कैसी होती है, पैरेलल होती है। देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगी। यहाँ पर इंसिडेंट रे पड़ रही है यानी कि लाइट पड़ रही है और ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। अब यहाँ पर पड़ी, फिर ये इससे पैरेलल, यानी कि जितनी भी लाइट पड़ रही है और वो सब क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्टेड रेज कैसे होंगी, पैरेलली होंगी। वेयर एज जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो पैरेलल नहीं होते। जैसे कि यहाँ पर लाइट पड़ी और ये कुछ सपोज करो ऐसे चली गई, यहाँ पर लाइट पड़ी, रिफ्लेक्शन हुआ और वो शायद कुछ ऐसे चला गया, यहाँ पर पड़ा और शायद कुछ वो इस तरीके से चला गया, है ना। तो जो ये रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो कैसी होती है, पैरेलल नहीं होती है। वेयर एज रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो पैरेलल होती है। सेकेंड इज इन रेगुलर रिफ्लेक्शन इट अकर्स ऑन दी स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस। देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो स्मूथ और पॉलिश सरफेस में होता है, वेयर एज जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है वो किस में होता है, रफ सरफेस में होता है। थर्ड पॉइंट ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड रेज आर इन वन डायरेक्शन। जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो कैसी होती है, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। आप देख लो ना, यहाँ से इंसिडेंट रे पड़ रही है, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे है, तो क्या एक ही डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन अगर हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पहले जो रे आई, ठीक है, इंसिडेंट रे से फिर जो रिफ्लेक्टेड रे गई है ना वो हर जगह जा रही है, कभी इधर जा रही है कभी इधर जा रही है, एक डायरेक्शन में नहीं जा रही है। अब सेकंड पार्ट क्या था कि डज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मींस द फेलियर ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है ये इसका मतलब ये है कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो फेल हो गया है। नो, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन डज नॉट मीन द फेलियर ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स, जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ वो दी गई हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये बताना है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा अगर जो बीम है लाइट की वो स्ट्राइक हो रही है। आप अपने आंसर को जस्टिफाई करेंगे। पार्ट ए इज पॉलिश्ड वुडन टेबल। अगर पॉलिश्ड वुडन टेबल है तो यहाँ पर किस टाइप की रिफ्लेक्शन होगी, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगी। जैसे कि हमने आपको पता था कि अगर
जो सरफेस पॉलिश्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन कैसी होगी, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि जो सरफेस है वो प्लेन है और पॉलिश्ड है, तो यहाँ पर कैसी रिफ्लेक्शन होगी, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। सेकेंड इज चॉक पाउडर। चॉक पाउडर में कैसी रिफ्लेक्शन होगी, चॉक पाउडर जो है वो बहुत रफ होता है, ठीक है, और रफ जो है, अगर सरफेस रफ है तो किस टाइप की रिफ्लेक्शन होगी, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगी। सी इज कार्डबोर्ड सरफेस। देखिए कार्डबोर्ड सरफेस जो है, कार्डबोर्ड का सरफेस जो है वो कैसा होता है, रफ सरफेस होता है, तो जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगी, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन टिल टेक प्लेस बिकॉज द सरफेस इज रफ। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगी क्योंकि जो सरफेस है कार्डबोर्ड का वो कैसा है, रफ है। डी इज मार्बल फ्लोर विथ वाटर स्प्रेड ओवर इट। देखिए मार्बल फ्लोर है जिसपे जो वाटर है वो पड़ा हुआ है, तो मार्बल फ्लोर क्या है, स्मूथ सरफेस है, वाटर भी जो है वो स्मूथ सरफेस ही प्रोवाइड करेगा उससे, तो यहाँ पर किस टाइप की रिफ्लेक्शन होगी, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि सरफेस जो है वो स्मूथ है और साथ ही साथ वो प्लेन है। ई इज मिरर। मिरर कैसा है, मिरर शाइनी होता है और प्लेन होता है और स्मूथ होता है, तो उसकी सरफेस कुछ ऐसी होती है, तो यहाँ पर किस टाइप की रिफ्लेक्शन होगी, रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो टेक प्लेस करेगा क्योंकि जो सरफेस है वो प्लेन है और पॉलिश्ड है। सिक्स्थ इज पीस ऑफ पेपर। पीस ऑफ पेपर जो है वो कैसा है, रफ है, तो यहाँ पर किस टाइप की रिफ्लेक्शन होगी, यहाँ पर होगी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि जो सरफेस है पेपर का, पीस ऑफ पेपर का, वो कैसा है, रफ है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के वो आपको बताने हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो रिफ्लेक्शन के 2 लॉज हैं, 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। देखिए जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये सब किस में लाई करती हैं, एक सेम प्लेन में लाई करती हैं। ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ये सब किस पे लाई करती है, एक सेम प्लेन पे, है ना। अब सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि जो एंगल है इंसिडेंस का वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। देखिए ये नॉर्मल है, ये आप नॉर्मल है, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है, तो यहाँ पर कुछ नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बनता है जिसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जिसको हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में भी एक एंगल बनता है जिसे हम एंगल आर दिखाते हैं, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेकंड लॉ क्या है कि जो एंगल होता है इंसिडेंस का, जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके बराबर है, इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सपोज कीजिए अगर 30 डिग्री जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री ही होगा। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता ही है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी to show that incident ray, reflected ray and a normal at the point of incidence lie in a same plane। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डिस्क्राइब करना है एक्टिविटी जिससे आप शो करें कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वो लाई करते हैं किसमें, सेम प्लेन में, ठीक है। तो पहला क्या एक्टिविटी है कि आपको क्या करना है, एक प्लेन मिरर जो है वो प्लेस कर देना टेबल पे। ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। आपको एक पेपर शीट लेनी है और पेपर शीट में एक छोटा सा होल बनाना है उसके सेंटर पे। आपको ये मेक श्योर करना है कि जो जिस रूम में आप ये काम कर रहे हैं वो ज़्यादा, वो कैसा हो, डार्क रूम हो या फिर सेमी लाइटेड रूम हो, ज़्यादा रोशनी ना हो उस कमरे में, ठीक है। आपको उस पे शीट को होल्ड करना है, एक टेबल पे रख देना है और आपको दूसरी शीट जो है वो क्या करनी है, आपको दूसरी शीट कुछ इस तरीके से, जो प्लेन मिरर है उसके सामने कुछ दूसरी शीट कुछ इस तरीके से बिछा देनी है, ठीक है। और आपको क्या करना है, एक नॉर्मल एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। अब आप क्या करेंगे कि जो टॉर्च को आप लाइट करेंगे, जलाएंगे मिरर में, और किसके थ्रू, एक स्मॉल होल के थ्रू। आप यहाँ पर देख सकते हैं ना कि यहाँ से एक जो पेपर है उसके जो स्मॉल होल, एक छोटा सा छेद है, उससे लाइट पास करा रहे हैं। अब आपको इस तरीके से पास करानी है कि जो नॉर्मल है वहाँ पर जाके लाइट स्ट्राइक हो, ठीक है। जैसे ही वहाँ पर लाइट स्ट्राइक होगी तो आप ये देखेंगे कि जो लाइट है वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो रही है एक सर्टेन
डायरेक्शन में, एक सर्टेन डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप इससे ये क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, ये सब कहाँ लाई करता है, एट द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस सेम प्लेन में लाई कर रहा है, जिससे ये पता चला कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है, ये सब लाई करते हैं सेम प्लेन में। क्वेश्चन नंबर 6, fill in the blanks. First is a person 1 meter in front of plane mirror seems to dash away from his image. देखिए एक आदमी जो है, एक पर्सन है, ये एक प्लेन मिरर है, सपोज कीजिए एक प्लेन मिरर है, वो प्लेन मिरर से 1 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। जैसे कि ये है, यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, ये पर्सन है, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर का डिस्टेंस है प्लेन मिरर और पर्सन के बीच में। अब उसकी जो इमेज है वो कितनी दूर पे दिखाई देगी, तो उसकी इमेज उसको 2 मीटर्स डिस्टेंस में देगी, क्योंकि इमेज जो है वो पीछे फॉर्म हो रही है, यहाँ का 1 मीटर, यहाँ का 1 मीटर, कितना डिस्टेंस हुआ, 2 मीटर। तो 2 मीटर अवे जो है उसकी इमेज उसे दिखेगी। सेकेंड इज इफ यू टच योर फीट, second is if you touch your dash ear with right hand in front of a plane mirror, it has been seen that in mirror that your right ear is touched with, देखिए जो प्लेन मिरर है, आपको ये पता है कि प्लेन मिरर में लेटरल इन्वर्जन होता है। अगर आप अपने लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो मिरर में आपको राइट हैंड उठा हुआ दिखेगा, है ना। अगर आप एक खड़े हैं और आप अपना लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं तो आपको इमेज कैसी फॉर्म होगी, आपको दिखेगा कि आपने इसमें अपना लेफ्ट हैंड उठा रखा है। अगर आपने इधर अपना राइट हैंड उठा रखा है, इमेज में आपको अपना लेफ्ट हैंड उठा हुआ दिखेगा। तो ये बोल रहा है कि अगर आपने अपना लेफ्ट कान जो है वो पकड़ा हुआ है राइट हैंड से, तो ये आपको मिरर में ये दिख रहा है कि आपने अपने राइट ईयर पकड़ा हुआ है किस हैंड से, लेफ्ट हैंड से। सी इज द साइज ऑफ प्यूपल बिकम डैश व्हेन यू सी इन अ डिम लाइट। देखिए जो साइज होता है हमारी प्यूपल का वो कैसा हो जाता है, कैसा हो जाएगा अगर हम डिम लाइट में देखेंगे, तो हमारी जो साइज है प्यूपल का वो लार्ज हो जाता है अगर हम डिम लाइट में देखते हैं। डी इज नाइट बर्ड्स हैव डैश कोन्स देन रॉड्स इन देयर आईज। जो नाइट बोन्स होती हैं, जो नाइट बर्ड्स होती हैं, उनकी आंखों में बहुत ही कम कोन्स होते हैं एज कंपेयर टू रॉड्स इन देयर आईज। चूज करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में आपको कोई भी करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। 7th इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल है इंसिडेंस का वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। ऑप्शन है ऑलवेज, ऑप्शन बी समटाइम्स, ऑप्शन सी अंडर स्पेशल कंडीशंस एंड ऑप्शन डी इज नेवर। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। क्या वो हमेशा रहता है, क्या वो कभी कभार रहता है, क्या वो कोई स्पेशल कंडीशन है, या वो कभी नहीं रहता है। तो आपको ये चीज़ पता है कि जो लॉ है रिफ्लेक्शन का वो क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा ऑलवेज इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो आंसर क्या है, ऑलवेज। क्वेश्चन नंबर 8, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर के थ्रू वो कैसी होती है। फर्स्ट इज वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड इनलार्ज। वर्चुअल होती है, मिरर के पीछे बनी होती है और बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। बी इज वर्चुअल होती है, बिहाइंड द मिरर होती है और सेम साइज जो होता है ऑब्जेक्ट का उसी साइज की जो इमेज है वो फॉर्म होती है। सी इज रियल एट द सर्फेस ऑफ मिरर, रियल होती है एट द सर्फेस ऑफ मिरर और इनलार्ज यानी बड़ी होती है। डी इज रियल होती है, बिहाइंड मिरर से पीछे बनी होती है और जो सेम साइज है ऑब्जेक्ट की उसकी साइज की होती है। तो आंसर इज कि जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। आप उसे स्क्रीन में नहीं ऑब्टेन कर सकते, साथ ही साथ वो मिरर के पीछे बनती है और सेम साइज की बनती है। जो ऑब्जेक्ट है जितना उसका साइज है ऑब्जेक्ट का उतनी ही साइज की जो इमेज है वो फॉर्म होगी। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलेडोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कि कैलेडोस्कोप कैसे बनाते हैं वो आपको बताना है। आंसर इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलेडोस्कोप। टेक अ 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स डायमेंशन 15 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर देते लेंथ इंटू ब्राइट। आपको 3 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स लेनी है जिसकी डायमेंशन क्या होगी, जिसकी लेंथ होगी 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ क्या होगी 4 सेंटीमीटर। आपको इन को ज्वाइन करना है किस तरह, कुछ इस तरीके से उसको ज्वाइन करना है प्रिज्म की फॉर्म में। अब जो ये प्रिज्म है आपको इसको फिक्स करना है एक सर्कुलर कार्डबोर्ड में। आपको क्या करना है, एक सर्कुलर कार्डबोर्ड लेना है, उसके अंदर प्रिज्म को डाल देना है जो आपने स्ट्रिप से बनाया हुआ है, मिरर स्ट्रिप से। द सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब
शुड बी स्लाइटली लॉन्गर देन प्रिज्म। जो सर्कुलर कार्डबोर्ड होगा वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए प्रिज्म से। अब ये जो सर्कुलर ट्यूब है उसको आपको एक तरफ से क्लोज कर देना है कार्डबोर्ड की हेल्प से। कार्डबोर्ड की डिस्क बनाकर आपको उसको एक तरफ से क्लोज कर देना है। अब जो ये डिस्क है उसमें एक होल होगा जिसके थ्रू हम देख सकेंगे, ठीक है। उसमें आपको एक होल बनाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने एक डिस्क ली, उसमें आपने छेद किया और उसको चिपका दिया, ठीक है। अब क्या होगा, इससे जो ये छेद है यानी कि ये होल है जिससे हम देखेंगे। अब क्या करना है, जो दूसरा एंड होगा सर्कुलर ट्यूब का, वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक प्लेन ग्लास की जो प्लेट है वो फिक्स कर देनी है, ठीक है। अब ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ग्लास प्लेट है वो टच करे प्रिज्म को। तो आपको कुछ इस तरीके से अटैच करनी होगी कि जो प्रिज्म है उसको ग्लास की प्लेट अटैच करे। अब क्या होगा कि जैसे ही आपने ग्लास की प्लेट डाली तो आप कुछ छोटे छोटे कलर ग्लास के पीसेस जो है वो भी आप डाल दें और फिर उस एंड को क्लोज कर दें, ठीक है। जिसकी वजह से उस एंड को क्लोज कर दें जिससे जो ग्लासेस होंगे वो उसके अंदर, जो कलर्ड ग्लासेस है वो उसके अंदर चले जाएं, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे, अब आप जो होल के अंदर से कुछ कुछ अलग अलग तरीके की शेप्स बनी हुई दिखेंगे, अलग अलग डायमेंशंस में। आप जो ग्लास है, जो पीसेस हैं ग्लास के या जो कलर्ड ग्लासेस के पीसेस है वो उसके आप अलग अलग पिक्चर्स देखेंगे। बहुत सुंदर सुंदर आपको डिजाइंस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ अ लेबल स्केच ऑफ ह्यूमन आई। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक स्केच बनाना है, ह्यूमन आई का डायग्राम बनाना है। तो ह्यूमन आई का डायग्राम बनाने के लिए दिस इज द रेटिना, ऑप्टिक नर्व ये बनी हुई है, ऑप्टिक नर्व, ये कॉर्निया है, दिस इज द लेंस, दिस इज द आइरिस, ये सिलिलरी मसल्स है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे इफ रिफ्लेक्टेड रे इज एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है रे का। अगर रिफ्लेक्टेड जो रे है उसका एंगल है 30, अगर उसका एंगल 90 डिग्री है इंसिडेंट रे से। तो देखिए ये क्या है, ये प्लेन सरफेस है। जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपको बताना है कि वो कितना है। अगर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किस एंगल में, 90 डिग्री के एंगल में है इंसिडेंट रे से, 90 डिग्री के एंगल में है, तो आपको बताना है कि कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है। जैसे कि आपको पता है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कितना है, 90 डिग्री है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना निकला, 90 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। अब एंगल है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में वो कितना है, 90 डिग्री है। कितना है एंगल, कितना है ये पूरा कितना है, 90 डिग्री है। तो एंगल आई इक्वल, तो क्या हुआ कि एंगल आई प्लस एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे कि आपको पता है कि जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का है। तो एंगल आई प्लस एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज़ आपको पता है कि एंगल आई और एंगल आर जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। कि क्या हम आर की जगह पर एंगल आई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एंगल आई प्लस एंगल आई इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या है, 2 एंगल आई इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल आई इक्वल टू, अब डिवाइड कर देंगे 90 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आया 45। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 45। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी इमेज ऑफ कैंडल विल बी फॉर्म्ड इफ इट इज प्लेस्ड बिटवीन द 2 पैरेलल प्लेन्स सेपरेटेड बाय 40 सेंटीमीटर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कितनी इमेजेस जो होंगी कैंडल की वो फॉर्म होगी अगर जो 2 पैरेलल प्लेन्स जो हैं वो अगर हमने प्लेस किए हैं और वो सेपरेटेड है 40 सेंटीमीटर से। If a candle is placed between 2 parallel mirrors separated by 14 centimeter, then the multiple and infinite image can be formed due to the multiple reflection between the mirror। देखिए अगर कैंडल जो है वो अगर प्लेस की गई है 2 पैरेलल प्लेन मिरर के बीच में और वो कितने सेंटीमीटर पे सेपरेटेड है, 40 सेंटीमीटर दूर है, तो कितनी सारी इमेजेस बनेगी, बहुत सारी, और इन्फिनाइट इमेज बनेगी। क्योंकि जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है वो किसकी वजह से फॉर्म हो रही है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो है मिरर में उनकी वजह से इमेज फॉर्म हो रही है। तो बहुत सारी इन्फिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो फॉर्म होगी अगर 2 मिरर जो है वो प्लेस है पैरेलल टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 15, 2 मिरर मीट एट राइट एंगल। 2 मिरर है वो कैसे है, एक राइट एंगल पे मीट करते हैं। डायग्राम दे रखा है। द रे ऑफ लाइट
इज इंसिडेंट ऑन वंस एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है, 30 डिग्री है। अब आपको रिफ्लेक्टेड रे बनानी है सेकेंड मिरर पे, ठीक है। तो यहाँ पर पहली मिरर का देख लेते हैं। पहली मिरर में क्या होगा कि यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है और यहाँ से ये क्या होगी, रे रिफ्लेक्ट होगी। जैसे ही रे रिफ्लेक्ट हुई तो ये कितना हुआ, 30 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर कितना हुआ, 30 डिग्री, ठीक है। अब ये जो रे है यहाँ पर ये दूसरे मिरर पे हुई तो ये रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। ये हुई रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये आपने ड्रॉ कर दी और ये नॉर्मल है, आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। अब ये दूसरे मिरर पर जाके पड़ी और ये यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। 30 डिग्री पे पड़ी तो ये भी 30 डिग्री हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या हुआ कि ये 30 डिग्री है, ये नॉर्मल है, दोनों इनके बीच में कितना है, 90 डिग्री है। दो जो मिरर वो कितने पे प्लेस है, 90 डिग्री पे प्लेस है। तो अगर ये 30 है, ठीक है, तो ये इसका कितना होगा, ये 60 होना चाहिए। तो ये 60 और ये 60 और ये 30। क्वेश्चन नंबर 16, बोजू stand at A just on the side of plane mirror as shown in the figure 16.20. Can he see himself in the mirror? Also, can he see the image of the object situated at P, Q and R? देखिए जो बोजू है वो खड़ा हुआ है प्लेन मिरर के साइड में, ठीक है। तो क्या वो अपने आप को मिरर में देख सकता है और क्या वो ऑब्जेक्ट P, Q और R को भी, जो उसकी इमेजेस बन रही हैं ऑब्जेक्ट्स की, क्या वो उनको देख सकता है? तो पहली बात तो हम पहले करेंगे कि क्या बोजू अपने आप को मिरर में देख सकता है। तो जो बोजू है वो अपने आप को मिरर में नहीं देख सकता, वेयर एज ही कैन सी ऑब्जेक्ट P एंड Q बट नॉट R। जो बोजू है वो ऑब्जेक्ट P को देख सकता है। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये लाइट पड़ी और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। इसका मतलब कि बोजू जो है P को भी देख सकता है और यहाँ पर भी इसकी लाइट पड़ी तो ये कुछ इस तरीके से गई, ठीक है। तो वो P और Q को देखेगा, लेकिन R तो है, जो R है वो तो बहुत दूर है ना प्लेन मिरर से, और उसकी इमेज तो दिखेगी ही नहीं उसे। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट A इन द प्लेन मिरर। क्वेश्चन नंबर 17 के A पार्ट में आपको जो पोजीशन है इमेज की, वो एक ऑब्जेक्ट की उसकी इमेज की पोजीशन बतानी है जो सिचुएटेड है ए में प्लेन मिरर के सामने। जैसे कि आपको पता है कि जो प्लेन मिरर है उसमें जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है, जस्ट बिहाइंड द मिरर होती है, और जितना डिस्टेंस पे ए है उतने ही डिस्टेंस पे उसकी इमेज फॉर्म होगी। तो मैं अगर ए प्लस से दिखा दूँ तो यहाँ पर उसकी इमेज है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर उसकी इमेज उतने ही डिस्टेंस पे। अब बी पार्ट में ये बोल रहा है कि कैन पहेली एट बी सी दिस इमेज। जो पहेली है, क्या जो बी पोजीशन पर है क्या वो ए की इमेज देख सकती है? तो यस, जो पहेली बी में है, बी पोजीशन पे है, वो ए की इमेज देख सकती है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर लाइट पड़ रही है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइट है वो पड़ी, इंसिडेंट हुई, और यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट हुई। तो यहाँ से, और ये कहाँ इसकी इमेज बनी, कुछ इस तरीके से बनी, यहाँ पर पीछे बनी। तो यस, जो पहेली है वो ए पोजीशन से खड़े होके, जो पहेली है वो बी पोजीशन पे खड़े होके ए की इमेज देख सकती है। सी इज कैन बोजू एट सी हिज दिस इमेज। जो बोजू है जो सी पोजीशन पे खड़ा है, क्या वो ए की इमेज देख सकता है? यस, जो बोजू है जो सी पोजीशन पे खड़ा है वो ए की इमेज देख सकता है। जैसे कि यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ से इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट हुई और ये इमेज जो है वो क्या बन जाए, पीछे फॉर्म होती है ना, तो कुछ इस तरीके से। तो सी जो है, जो ए की इमेज है वो बोजू देख सकता है। डी इज व्हेन पहेली मूव्स फ्रॉम बी टू सी, वेयर डज द इमेज ऑफ ए मूव्स। देखिए, जो पहेली है अगर वो बी से सी पोजीशन में मूव करती है तो क्या जो इमेज है ए की वो भी मूव करेगी? तो जो इमेज है ए की वो मूव नहीं करेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं कर रहा है। देखने वाला चाहे बेशक मूव कर रहा हो, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो तो नहीं मूव कर रहा है ना, तो उसकी इमेज भी नहीं मूव करेगी। तो
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। थैंक यू सो मच।